तो बच्चा लोग आज का हमारा टॉपिक रहेगा K2Cr2 को कैसे बनाते हैं, ठीक है, और उसका प्रॉपर्टी को स्टडी करना है। इवन उसके रेस्ट को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग K2Cr2 के का प्रिपरेशन कैसे करते हो आपको समझाते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, K2Cr2 जो होता है उसको बनाने के लिए एक ओर का यूज करते हैं, जिस ओर का नाम है क्रोमाइट ओर। क्या नाम है? क्रोमाइट ओर, ठीक है। तो क्रोमाइट ओर बेसिकली एक मिक्स ऑक्साइड होता है, बेसिकली मिक्स ऑक्साइड होता है। इसमें क्या होता है, फेरस ऑक्साइड और प्लस क्रोमिक ऑक्साइड, यानी फिर आयरन का +2 का ऑक्साइड यानी क्रोमियम का +3 का ऑक्साइड का मिक्सचर होता है, ठीक है। इसका अगर इसको कंबाइन करके आप लिखोगे तो कंबाइन करके आप ऐसा लिख सकते हो FeCr2O4, ठीक है। तो किसी किसी बुक में ऐसा लिखा रहेगा, तो आपको समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली जो लिखा हुआ है ये बेसिकली दो ऑक्साइड का समेशन है, यानी एक मिक्स ऑक्साइड है। इसमें एक फेरस ऑक्साइड होगा और क्या होगा, एक आपका क्रोमियम का जो ऑक्साइड है Cr2O3 है। तो दोनों को एक साथ लिखोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा। बट ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कैसे करता है, तो मॉलिक्यूल बेसिकली मिक्स ऑक्साइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक। अब ध्यान देना, आपको थोड़ा सा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं मैं कि क्रोमियम का जो +2 स्टेट है वो बेसिक होता है, यानी CrO जो होगा उसका नेचर बेसिक होगा, ठीक है। क्रोमियम +3 से लेकर +5 का जो स्टेट होता है ना, ये होता है एम्फोटेरिक नेचर का। ये होता है एम्फोटेरिक नेचर का। एम्फोटेरिक का मतलब, बोलने का मतलब एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर सकता है, एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। सिमिलरली क्रोमियम +6 जो स्टेट होता है ये होता है एसिडिक नेचर। क्या होता है? एसिडिक नेचर का, ठीक है। तो क्रोमियम +6 क्या होगा आपका? एसिडिक नेचर का होता है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को मैं इसका शेयर भी कर दूंगा, एक नोट्स में शेयर कर दूंगा, जिसमें कौन सा ऑक्साइड एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल होता है उसमें मैंने एक नोट्स बना दिया है, उसमें शेयर कर दूंगा आपके साथ, ठीक है। बट क्रोमियम के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन जानना है तो क्या होगा आपका, Cr का +2 स्टेट क्या होगा? बेसिक होगा, ठीक। Cr+3 to +5 क्या होगा? एम्फोटेरिक होगा। और Cr का +6 स्टेट क्या होगा? एसिडिक होगा। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान दे, यहाँ देखो, तो यहाँ पे क्या हो गए, तो इस क्रोमाइट और में Cr का कौन सा स्टेट है? +3 स्टेट है। यहाँ पे क्या है? +3 स्टेट है। तो +3 स्टेट क्या होगा? एम्फोटेरिक होगा, यानी Cr2O3 इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इतना क्लियर होना चाहिए आपको। और जो आयरन का ऑक्साइड होता है बेसिक होता है, आपको पता है, इसलिए देखो नीचे लिखा हुआ बेसिक, यहाँ लिखा हुआ बेसिक। तो आयरन का जो फेरस ऑक्साइड है बेसिक नेचर का है, और जो क्रोमियम का ऑक्साइड है क्या है? एम्फोटेरिक नेचर का है। क्या है? एम्फोटेरिक नेचर का है। ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक। अभी सारा चीज देखोगे, जितना मैं रीजन दे रहा हूँ उससे आपको आगे का चीज लिंक होते चला जाएगा, इसलिए आपको रीजन समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान देना, होता क्या बच्चे लोग, हम लोग क्या करते हैं इस क्रोमाइट ओर। अच्छा, इसमें क्रोमाइट ओर में एक और चीज आपको लिखा हुआ मैं समझा दे रहा हूँ। यहाँ देखोगे क्रोमाइट ओर के ऊपर लिखा हुआ है स्पाइनल स्ट्रक्चर। तो अगर आप लोग सॉलिड स्टेट पढ़े होगा तो सॉलिड स्टेट में बताया था स्पाइनल किसको बोलते हैं, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट अगर कुछ लोग पढ़े होंगे तो उसको याद होगा कि स्पाइनल स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं। अगर नहीं पढ़े हो तो उसको पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको बस याद रखना है कि FeCr2O4 जो है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? स्पाइनल होता है। तो याद नहीं करना है, बस आपको इन्फॉर्मेशन में दे रहा हूँ कि ये स्पाइनल स्ट्रक्चर होता है, बस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये स्पाइनल स्ट्रक्चर कहाँ से भी टॉपिक लिंक है, तो टॉपिक लिंक है सॉलिड स्टेट, ठीक है। आप पढ़ोगे उसको कहाँ पे? सॉलिड स्टेट में इसको पढ़ोगे आप लोग, ठीक है। अब ध्यान देना, हम बात क्या कर रहे थे कि क्रोमाइट ओर, तो क्रोमाइट ओर के पास FeO है और प्लस Cr2O3 है। इसमें डालते हैं हम लोग एक बेस। तो बेस या तो NOH हो सकता है या तो हो सकता है Na2CO3। तो इसका रोल क्या होगा? जब बेस की तरफ, ठीक है। और साथ में इसमें डालते हैं हम लोग एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो O2 है, O2 यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, यानी ये काम कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक। अब होता क्या है कि O2 का रोल क्या है? तो O2 का रोल ऑक्सीडेशन करना। तो Rn+2 को भेजेगा +3 स्टेट में, यहाँ पे Rn+2 स्टेट में है, इसको +2 से भेज देगा कहाँ पे? +3 स्टेट में भेज देगा। Rn+2 को यहाँ पे फेरस को फेरिक में भेज दिया है, फेरस को कहाँ भेजा है? फेरिक में, ठीक। साथ में क्या करेगा? क्रोमियम का +3 स्टेट आपको दिख रहा है, इस क्रोमियम का +3 स्टेट को भेज देगा +6 स्टेट में। कहाँ भेज देगा? +6 स्टेट में, ऑक्सीडेशन करके। तो O2 का रोल आपको क्लियर है, O2 क्या करने वाला है? तो O2 ऑक्सीडेशन करने वाला है, फेरस को भेजेगा फेरिक में और क्रोमियम +3 को भेजेगा +6 स्टेट में, ठीक। अब यहाँ पे बेस का काम क्या है? तो बेस का काम, बेस किससे रेट करेगा? तो आप ध्यान देना, बेस रेट करता है एसिड से, या तो रेट करेगा एम्फोटेरिक कंपाउंड से। तो FeO और Cr2O3 में एम्फोटेरिक कौन है? तो एम्फोटेरिक है आपका Cr2O3, या पे एम्फोटेरिक है, ठीक है। तो आपका बेस इसे रेट करेगा। इसे देखना यहाँ पे सोडियम रेट किया बस क्रोमियम वाले से,
Fe2O3 से रिएक्ट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि Fe का +2 स्टेट और +3 से दोनों होता बेस, इसका नेचर भी होता बेस, ठीक है। तो बेस कभी बेस से रिएक्ट नहीं करता, बेस कभी बेस से रिएक्ट नहीं करेगा, बेस कभी भी बेस से रिएक्ट नहीं करता है, ये फंडामेंटल रूल है, ठीक है। इसे देखना, आपका जो NOH है Rn का +2 या +3 से रिएक्ट नहीं करता है, किया, ठीक है। क्रोमियम का +3 से रिएक्ट कर सकता था, इवन यहाँ पे जो राइट में बना हुआ है क्रोमियम का +6 स्टेट है, और क्रोमियम का +6 क्या एसिडिक होता है, तो उसे भी रिएक्ट कर गया है, उसका H को हटा के, मतलब आप अगर मेंटियस हो तो यहाँ पे H होता है, तो H को हटा के आप सोडियम बन गया है। तो बेसिकली एक सॉल्ट की तरह इसको ट्रीट कर सकते हैं, सॉल्ट की तरह सोच सकते हैं इसको आप, ठीक है। अब ध्यान देना, होता क्या है कि इस रिएक्शन के बाद आपके पास बन गया सोडियम क्रोमेट बन चुका है, सोडियम क्रोमेट बन चुका है। अब सोडियम क्रोमेट होता है थोड़ा सा क्या होता है, सोल्यूबल होता है, सोल्यूबल होता है। और आपको पता है कि फेरिक ऑक्साइड क्या होता है, सोल्यूबल नहीं होता है। आप लोग पढ़े हो, आप देखे होगा रस्ट, ब्राउन कलर का जो रस्ट बनता है आयरन पे, क्या पानी में घुलता है? क्या नहीं घुलता है, वो तो रस्ट की तरह बस जमा रहता है। ये फेरिक ऑक्साइड बेसिकली क्या है, ये तो आयरन फेरिक रस्ट की तरह ही तो है। ये क्या होगा, ब्राउन कलर का आपके पास क्या होगा, नीचे जमा हो जाएगा। ये फेरिक ऑक्साइड क्या सॉल्युबल नहीं है, ये सॉल्युबल नहीं है, ठीक है। तो जब आप फिल्टर करोगे तो ये पार्ट सॉल्युबल है, ये पार्ट सॉल्युबल है, तो फिल्टर करने पे क्या होगा, नीचे जो फिल्ट्रेट जमा होगा उस फिल्ट्रेट में आपको ये वापस मिल जाएगा, यानी फिल्टर करके इसको आप सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। साथ में इस रिएक्शन में एक CO2 निकला हुआ दिख रहा है। ये CO2 कब निकलेगा, जब आप यूज करोगे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, यहाँ देखो, यहाँ पे एरो मार्क किया हुआ है कि जब यूज करेंगे तभी CO2 गैस निकलेगा। NaOH अगर यूज करते हो उसमें CO2 गैस नहीं निकलेगा। आपका जो NCERT में है सोडियम कार्बोनेट लेके सॉल्व किया हुआ है NCERT में, ठीक है। तो अगर आप बोर्ड में लिखते हो तो आप सोडियम कार्बोनेट लेके चल जाएगा, बोर्ड में सोडियम कार्बोनेट लेके आप रिएक्शन को प्रोसीड करोगे, यानी पहला स्टेप आप सोडियम कार्बोनेट से दिखाओगे अगर बोर्ड में आप दिखा रहे हो तो, ठीक है। अब क्या पॉइंट है भाई, चलो हम लोग फिल्टर कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग अगर फिल्टर करेंगे तो ध्यान देना, तो अगर हम लोग फिल्टर करें बच्चे लोग, तो फिल्टर करने पे क्या हो रहा है बच्चे लोग, एक सेकंड बच्चे लोग, तो अगर हम फिल्टर कर रहे हैं तो जब फिल्टर करने पे क्या हो रहा है कि आपका जो फेरिक ऑक्साइड था ऊपर ही ऊपर क्या फिल्टर पेपर के ऊपर में रह गया, तो नीचे जो फिल्ट्रेट है, फिल्टर में जमा क्या हो गया, तो जमा हो गया आपका सोडियम क्रोमेट जमा हो गया, ठीक। अब ध्यान देना, ये जो सोडियम क्रोमेट होता है उसको ले लिए। अब सोडियम क्रोमेट में हम डाल क्या रहे हैं, तो हम डाल रहे हैं बच्चे लोग H2SO4 डायलूट, ठीक है। इस डायलूट को हम ऐड किए हैं, या फिर इसको बदले आप यूज कर सकते हो कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड कैसे मिलेगा, तो आप सिंपल CO2 गैस को पास कर दो सिस्टम में, तो CO2 गैस को पास कर दो सिस्टम में, तो क्या होगा, आपका H+ प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। तो आप इन दोनों में से किसी को यूज कर लेना, ज्यादा बेटर है आप इसको यूज करो, ऊपर वाले को। H2SO4 डायलूट आप यूज कर रहे हो तो क्या होगा, यहाँ पे जो सोडियम क्रोमेट है वो खुद को कन्वर्ट करेगा डाइक्रोमेट में, और कब बन जाएगा, सोडियम डाइक्रोमेट, ठीक है। और साथ में क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट, ठीक है, और वाटर प्रोड्यूस होगा। अब ध्यान देना, जो सोडियम सल्फेट और सोडियम जो डाइक्रोमेट प्रोड्यूस हो रहा है, तो सोडियम सल्फेट के रिस्पेक्ट में आपका जो सोडियम डाइक्रोमेट होता है उसका सॉल्बिलिटी लो होता है, ठीक है। मतलब अगर उसको सोडियम सल्फेट से कंपेयर करेंगे तो सोडियम डाइक्रोमेट का जो सॉल्बिलिटी होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा कम रहेगा, यानी इसका सॉल्बिलिटी क्या होगा, थोड़ा सा लो होता है, ठीक है। तो अगर लो सॉल्बिलिटी होगा तो क्या होगा, सिंपल सा आप क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू क्या होगा, आप सोडियम डाइक्रोमेट को आप सेपरेट कर सकते हो। मतलब सोडियम सल्फेट से सोडियम डाइक्रोमेट को हम सिंपली सेपरेट कर सकते हैं थ्रू क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। अब ध्यान देना, आपका सोडियम डाइक्रोमेट सेपरेट आप कर चुके हो, तो फाइनल स्टेप में क्या करेंगे, फाइनल स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, KCl यूज करेंगे, ठीक है। तो KCl यूज करेंगे तो क्या होगा, KCl क्या करेगा, सोडियम को रिप्लेस करके क्या आएगा, तो आप बोलोगे ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो K2Cr2 बनेगा उसका सॉल्बिलिटी और कम होता है, उसका सॉल्बिलिटी क्या होता है, और कम होता है, ठीक है। और कम होगा तो जो K2Cr2 बनेगा उसका कुछ PPT बनना स्टार्ट होगा, अगर ऐसा कुछ PPT बनेगा तो क्या होगा, आपका रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड नहीं जाएगा, रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जाएगा, तो जो भी डाइक्रोमेट बन जाएगा, पोटेशियम जो भी आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट फॉर्म कर जाएगा वो रिवर्स नहीं जाएगा, क्योंकि PPT बन रहा है, ठीक है। तो अगर हम लीच चैटलर प्रिंसिपल का यूज करें तो ये सिस्टम से बाहर जा रहा है, सिस्टम से बाहर जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये रिएक्शन और आगे आएगा, यानी ये जो सोडियम और पोटेशियम आयन का जो रिप्लेसमेंट है
वो और ज्यादा फॉरवर्ड प्रोसीड करेगा, यानी आपका जितना भी सोडियम डाइक्रोमेट है वो किसमें कन्वर्ट हो सकता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस रहा कि आप किस तरीके से पोटेशियम डाइक्रोमेट को कैसे आप बना सकते हो। ठीक ठीक है, तो ध्यान देंगे। तो आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट को समझ में आ गया कैसे बनाना आप लोग को। ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा कि सोडियम, देखोगे तो यहाँ पे समझाया हुआ है कि आप ऐसा क्यों कर पा रहे हो। तो आपका सोडियम जो है, सोडियम डाइक्रोमेट का जो सॉलिबिलिटी होगा वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसलिए जब पोटेशियम डाइक्रोमेट बनेगा, ठीक है, तो जब बनेगा तो वापस नहीं आएगा, आपका पूरा का पूरा पोटेशियम डाइक्रोमेट फॉर्म कर सकता है। ठीक, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, उसको आपको समझना है। आप बेसिकली यहाँ पे पूरे प्रोसेस में दो आयन से ज्यादा डील कर रहे हो। एक है आपका क्रोमेट आयन, ठीक, इसका कलर होता है येलो, क्रोमेट आयन का होता है येलो कलर का। ठीक, इसमें क्रोमिन का होता है +6 स्टेट। और एक होता है डाइक्रोमेट आयन, फॉर्मूला क्या है, Cr2O7-2। डाइक्रोमेट आयन का जो कलर होता है ऑरेंज कलर का होता है। ठीक, इसमें भी क्रोमिन का स्टेट क्या होता है, भी होता है +6 स्टेट का होता है। ठीक है, तो दोनों में क्रोमिन का स्टेट +6 ही है। होता क्या है कि अगर आप मीडियम को एसिडिक करोगे ना, एसिडिक करोगे तो एसिडिक करने पे क्या होता है कि जो आपका डाइक्रोमेट, जो क्रोमेट आयन है ना, क्रोमेट आयन खुद को कन्वर्ट करता है डाइक्रोमेट में। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपका पास क्रोमेट आयन है, आपके पास क्रोमेट आयन है और आप मीडियम को कर रहे हो एसिडिक, तो ये खुद को चेंज करेगा डाइक्रोमेट में। ठीक है, और आप उल्टा करते हो, यानी आपके पास डाइक्रोमेट है और मीडियम को बेसिक करोगे ना, बेसिक करोगे तो क्या होगा, आपका डाइक्रोमेट कन्वर्ट होता है किसमें, क्रोमेट में कन्वर्ट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये कब होगा, तो उसमें कुछ कंडीशन बोला गया। कंडीशन क्या बोला गया बच्चों, तो कंडीशन मैं बता दे रहा हूँ। ये कब करना आप, जब आपके पास कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये कब होता है, इन एब्सेंस ऑफ एनी रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब ऐसा मत करना कि आपके पास कोई रिड्यूसिंग एजेंट हो जाए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे लिखा हुआ कि इन इन एब्सेंस ऑफ एनी रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, तो आर ए का मतलब है रिड्यूसिंग एजेंट। द क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आर इंटर कन्वर्टिबल इन एक्वस सॉल्यूशन डिपेंडिंग अपॉन द पीएच ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो एसिडिक में कौन सा कहाँ मूव करेगा, तो क्रोमेट से मूव करेगा डाइक्रोमेट में, और बेसिक में क्या होगा, डाइक्रोमेट से मूव करेगा क्रोमेट में। कब होगा, जब आपके पास कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट अवेलेबल नहीं होगा। क्यों, अगर रिड्यूसिंग एजेंट आपके पास हो गया, यानी किसी का अगर ऑक्सीडेशन करना पॉसिबल है, उस केस में आपका रिडॉक्स हो जाएगा, उस केस में रिडॉक्स हो जाएगा, यानी उस केस में आपका जो क्रोमिन का +6 स्टेट है वो नीचे मूव कर जाएगा, यानी उसका रिडक्शन हो जाएगा। और जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो वहां पर रिडॉक्स रिएक्शन ऑकर करेगा। जो डाइक्रोमेट और जो क्रोमेट का जो कन्वर्जन है, यानी इंटर कन्वर्जन है, ये कब होगा, जब आपके पास कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा तभी इसको करोगे। ठीक है, ये आप इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, कलर भी आपको पता है। अब देखो इसका एप्लीकेशन ऊपर ऑलरेडी हो चुका है, ऊपर ऑलरेडी हो चुका है। देखोगे यहाँ पे ऊपर कहाँ होता है वो समझा रहे हैं। ऊपर जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ध्यान देना, यहाँ पे देखोगे आपके पहले स्टेप में, आपके फर्स्ट स्टेप में क्या था, तो फर्स्ट स्टेप में अगर गौर करना तो पहले स्टेप में आपका मीडियम क्या है, बेसिक है। तो बेसिक है तो क्रोमियम देखोगे, तो क्रोमियम जो बेसिक है, यहाँ पे देखो बेस आपको दिया हुआ है, बेसिक में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन हुआ भी है, तो क्या बना है, यहाँ देखो डाइक्रोमेट बना है, सॉरी क्रोमेट बना हुआ है, ये क्रोमेट आयन बना हुआ है। ठीक, तो फर्स्ट स्टेप में इसका एप्लीकेशन है कि बेसिक मीडियम में क्या होता है, क्रोमेट स्टेबल होता है। ठीक है, सिमिलर देखोगे आपका जो सेकंड स्टेप में जो यहाँ पे क्रोमेट आयन है, यहाँ पे क्रोमेट आयन है, उसमें मीडियम एसिडिक करेंगे तो क्या हो रहा है, एसिडिक करके यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उस एसिड को लिए हैं जिसमें ऑलरेडी उसका जो सेंट्रल एटम है +6 स्टेट में है, यानी जो सल्फर या कार्बन लिया गया है वो अपने हाई स्टेट में है, तो उसका ऑक्सीडेशन करना पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, इसलिए ये बस मीडियम को एसिडिक करेगा, बाकी और कुछ नहीं काम करेगा। यहाँ पे और कोई भी एसिड हमने लिए हैं, यहाँ पे देखो इसी का लॉजिक है कि इसका जो एलिमेंट्स है हाई स्टेट में है, इनका इनका ऑक्सीडेशन करना क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे इनका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, तो बस ये क्या कर रहा है, मीडियम को एसिडिक कर रहा है, और मीडियम को एसिडिक कर रहा है तो क्या होगा, जो आपका क्रोमेट आयन है, जो क्रोमेट आयन है खुद को कहाँ भेजेगा, खुद को भेजेगा डाइक्रोमेट में। कहाँ भेजेगा बच्चों लोग, डाइक्रोमेट में। ठीक है, तो ये ऑलरेडी इसको हम लोग अप्लाई कर चुके हैं, जो नीचे हम लोग सीखे उसको यहाँ पे ऑलरेडी एप्लीकेशन हो चुका था। ठीक है, इसको आपको अप्रिशिएट करना है। ठीक है चलो, अब ध्यान देना, ये देखो यहाँ पे क्रोमेट और डाइक्रोमेट का फिगर बना हुआ है। ठीक है,
तो क्रोमेट डाइक्रोमेट का फिगर को देख लेते हैं थोड़ा सा। क्रोमेट का जो फिगर है यहाँ पे बना के दिखा दिए हैं। तो इसमें sp3 होता है और एक फिगर क्या हो, टेट्राहेड्रली होगा, टेट्राहेड्रल होगा। तो ऐसा कुछ बना हुआ है। इसका कलर क्या होता है, येलो होता है। डाइक्रोमेट क्या होता है, डाइक्रोमेट में बीच में एक ऑक्सीजन होता है। ठीक है, यहाँ पे एंगल समझाया हुआ कि ये जो एंगल है क्या है, 126 डिग्री है बीच वाला ऑक्सीजन का। और बीच वाला ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है उसका है 179 पिकोमीटर। और जो क्रोमियम का जो बॉन्ड है ओ के साथ जो इधर वाला बॉन्ड है, इधर वाला बॉन्ड है, ये सारा इधर का 3 बॉन्ड और इधर का 3 बॉन्ड, ये सारा इक्विवेलेंट होता है, ये सारा इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, और सारे का बॉन्ड लेंथ क्या होता है, 163 पिकोमीटर। यानी डाइक्रोमेट में दो टाइप का बॉन्ड है, डाइक्रोमेट में दो टाइप का बॉन्ड है। एक है ये वाला सिंगल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड का जो बात कर रहे हैं, एक सेकंड में लोग देखो, ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है। ऊपर के यहाँ जो ये जो सिंगल बॉन्ड मार्क कर रहा हूं मैं, ये सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, और यहाँ तो ये दोनों एक टाइप का बॉन्ड हो चुका है। और यहाँ जो ये जो 3 बॉन्ड इधर है और यहाँ जो 3 बॉन्ड है, ये यहाँ जो 6 बॉन्ड अवेलेबल है, ये एक टाइप का होता है। यही आपसे पूछेगा कि डाइक्रोमेट में सीआर और ओ के बीच में कितने टाइप का बॉन्ड्स है, तो आप बोलोगे टोटल टाइप है 2 टाइप का। तो जो एंड पॉइंट का है वो जो 6 बॉन्ड होगा वो एक सिंगल टाइप का होगा, जिसका बॉन्ड लेंथ है 163 पिकोमीटर। और जो बीच वाला जो 2 बॉन्ड है सीआर ओ का बीच में, उसका है 179, क्योंकि बीच वाले बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड है। और जो एंड पॉइंट पे जो बॉन्ड्स है उसमें क्या डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ चुका है, उसमें डबल बॉन्ड का कुछ न कुछ पार्टिसिपेशन हो चुका है। ठीक है, और दोनों का कलर बताया गया है येलो ऑरेंज। अब ध्यान देना, जो क्रोमेट और डाइक्रोमेट में अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो दोनों में क्या क्या आएगा, +6 है। दोनों में क्या +6 है। +6 का मतलब क्या होता है, इसका डी में डी इलेक्ट्रॉन होगा 0। जब भी डी इलेक्ट्रॉन 0 होता है तो कलर का रीजन यहाँ समझाया गया। तो यहाँ पे कलर का रीजन जो है यहाँ बोला गया है, क्या बोला गया है, इन दोनों का जो कलर होता है ड्यू टू होता है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। ठीक है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, ये वर्ड को आपको याद रखना है। जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे तो इसको और बेटर आपको समझा देंगे हम। ठीक है, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं एलएम। एल मतलब लिगेंड, एम मतलब मेटल, सी मतलब चार्ज और टी मतलब ट्रांसफर और एस फॉर स्पेक्ट्रा। इसको शॉर्ट में बोला गया है LMCTS, LMCTS। ठीक है, ये रहेगा आपका। अब ध्यान देना, अगर बात कर रहे हैं बच्चों लोग K2CR2 का, तो इसी को आपको ध्यान देना है कि K2CR2 या मतलब जो डाइक्रोमेट आयन होता है ना, जो डाइक्रोमेट आयन होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, यहाँ आपको कंपेयर करके समझाया हुआ है कि आपके पास क्या होता है, डाइक्रोमेट होता है और क्या है चलो। तो डाइक्रोमेट का भी 2 टाइप है, एक होता है सोडियम डाइक्रोमेट, एक होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। सोडियम एंड पोटेशियम। तो सोडियम का सॉल्बिलिटी क्या होता है, वाटर में ज्यादा होता है, और पोटेशियम डाइक्रोमेट का सॉल्बिलिटी क्या होता है, वाटर में कम होता है। ठीक है, लेकिन दोनों का दोनों में क्या है, डाइक्रोमेट आयन है, तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, यानी ऑक्सीडेशन करने में आपको हेल्प करेगा। अब जो सोडियम डाइक्रोमेट है उसका यूज कहाँ किया था, तो यूज किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में सोडियम डाइक्रोमेट आप ज्यादा लिखोगे। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, वाटर में सोल्यूबल होता है तो इसको यूज करना आसान होता है, इसको यूज करना क्या होगा, आसान होगा। लेकिन जब आप टाइट्रेशन जब करते हो ना, लैब में जब टाइट्रेशन करते हो, तो जब वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करते हो तो उस केस में आपका जो प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है ना, प्राइमरी स्टैंडर्ड में आप यूज करते हो K2CR2O7 को, आप इसको यूज करते हो। ठीक है, उस केस में आप सोडियम डाइक्रोमेट को यूज नहीं करते, उसको आप यूज नहीं करते हो, उसको नहीं यूज करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि सोडियम डाइक्रोमेट होता है हाइग्रोस्कोपिक, यानी वाटर को ऑब्जॉर्ब कर लेता है। ऑब्जॉर्ब कर लेगा, इसको आप प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं बना सकते, इसको प्राइमरी स्टैंडर्ड की तरह इसको आप ट्रीट नहीं कर सकते हो, यानी आपके प्राइमरी स्टैंडर्ड की तरह काम नहीं करेगा। ठीक है, अब प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होता है तो इसको समझो पहले आप। तो उसे समझने के लिए नीचे लिखा होगा कि लैब में जो सॉल्यूशन होता है उसको हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोलने के लिए आपके पास क्या उसके पास क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, तो ध्यान देना, हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का यूज किसके लिए करते हैं, तो ध्यान देना, हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का यूज करते हैं, ठीक है, ताकि किसी अननोन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन को हम पता कर सके। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ नॉन कंसंट्रेशन, तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन नॉन होता है, इन सब लैब में बना सकते हो, इसका कंसंट्रेशन आपका नॉन होता है। ठीक है, और इसको यूज करके आप अननोन सॉल्यूशन को रिएक्शन करते हो और अननोन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन को पता करते हो। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सॉल्यूशन इज मेजर्ड, यानी कहीं ना कहीं जो आपका जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरह काम करता है, मतलब इसके अगेंस्ट आप
अननोन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन को मेजर करते हो, ठीक है। अब ध्यान देना, तो आपको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आप उसी को लोगे ना, उसको लेना है जिसका कंसंट्रेशन अफेक्टेड ना होगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन सॉल्यूशन में उसको चूज करना है जिसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं होना चाहिए। आप जिसको स्टैंडर्ड बना रहे हो उसका कंसंट्रेशन अगर चेंज करना स्टार्ट हो जाएगा तो आप जिसका अननोन सॉल्यूशन का मेजर कर रहे हो उसका भी आंसर क्या होगा, डिफरेंट आ जाएगा। आप किसी को अगर स्टैंडर्ड मान लिए और मान लेते हैं उसका कंसंट्रेशन चेंज कर गया, उसका कंसंट्रेशन चेंज कर गया तो आपको तो पता भी नहीं है। आप एज्यूम किए कि आप जो है 1 मोलर सॉल्यूशन बनाया हो और मान लेते हैं कि वो अचानक से 2 मोलर हो जाए, 2 मोलर हो जाए, तो आपको तो पता है कि 1 मोलर, आपको तो पता नहीं कि उसके अंदर का चेंज हो चुका है, तो आप तो उसको 1 ही मोलर मानोगे ना, और 1 मोलर मान के आप कोई अननोन सॉल्यूशन का मेजर करोगे। तो चूंकि आपका अंदर का सिस्टम का मोलिटी चेंज कर चुका है, कंसंट्रेशन चेंज कर चुका है, तो आपको जो आंसर आएगा डेविएट कर जाएगा, आपका आंसर डेविएट कर जाएगा, ठीक है। तो जो प्राइमरी स्टैंडर्ड यानी जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है उसका कंसंट्रेशन जो होना चाहिए, उसका कंसंट्रेशन इन्वायरमेंट से इंपैक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस कंसंट्रेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंटल कंडीशन। एग्जांपल है K2CR27, ठीक है। कुछ सॉल्यूशन होता है, जैसे एग्जांपल बताते हैं आपको, कुछ सॉल्यूशन का बात जैसे कर रहे हैं तो एग्जांपल आपको बता रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल क्या बच्चे लोग, तो एग्जांपल जैसे बता रहे हैं कि जैसे NOH है, तो NO जो सॉल्यूशन होता है तो आपका एटमॉस्फेयर में क्या होता है, CO2 होता है, तो एटमॉस्फेयर के NO CO2 से रिएक्ट कर जाता है, तो इसका जो कंसंट्रेशन जो आप बनाओगे वो कुछ चेंज कर जाएगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि आप सोडियम डाइक्रोमेट को आप बना लिए हो, ठीक है। अब ये क्या होता है, हाइग्रोस्कोपी होता है, तो अगर ये वाटर को ऑब्जॉर्व कर लेगा तो क्या होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या कर चेंज कर जाएगा सॉल्यूशन का। तो इन सब रीजन से इन सबको हम प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो कभी कभी पूछा जाता है कि प्राइमरी स्टैंडर्ड किसको बना सकते हैं, तो K2CR27 हो सकता है, इवन आप HCl को ले सकते हैं, HCl एसिड है, ये आपका प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है। तो एसिड बेस्ड, अगर आप कभी भी लैब में एसिड बेस्ड टाइट्रेशन करोगे ना तो आपका प्राइमरी स्टैंडर्ड NOH नहीं होता है, प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है HCl, ठीक है। क्योंकि HCl का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो चेंज नहीं करेगा। आपका अगर NOH का आप बना लो तो NOH का कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर सकता है ड्यू टू CO2, ठीक है। इसलिए एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में HCl होगा आपका प्राइमरी स्टैंडर्ड, ठीक है। इसके इसके अगेंस्ट आप NOH का कॉन्सेंट्रेशन को पता करोगे ना, उल्टा नहीं करते हैं, उल्टा नहीं करते हैं, ठीक है। सिमिलरली K2CR27 को हम लेंगे, N2 यानी सोडियम डाइक्रोमेट को हम नहीं लेंगे, ठीक है। यानी टाइट्रेशन जब करते हैं, रेडॉक्स टाइट्रेशन करेंगे, उसमें K2CR27 देखोगे ज्यादा यूज होगा, N2CR27 यूज नहीं होगा। हाँ, लेकिन ऑर्गेनिक का जब रिएक्शन होगा ना, तो चूंकि ये सॉल्युबल ज्यादा वाटर में, तो वाटर में सॉल्युबल तो इसे रिएक्शन करना आसान होगा, तो ऑर्गेनिक रिएक्शन में सोडियम डाइक्रोमेट को ज्यादा यूज किया जाएगा, ठीक है। तो ये रहेगा आज का क्लास, ठीक है।